नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। एपिसोड 90 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और यहां पर आज का जो पहला टॉपिक है यही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है। स्वीप कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंगे विचार, सही कथन कौन सा है ये आपसे हमसे पूछा गया है, मिलकर के देखते हैं। यह कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, शुरुआत वर्ष 2014 के आम चुनावों के दौरान की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मतदाताओं को जागरूक करना उद्देश्य बताया गया है। अब जरा इसके विषय में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देना और चुनावी भागीदारी को सुदृढ़ करना है। उस हिसाब से ये देखेंगे तो पहला कथन तो निश्चित तौर पर सही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का भी नाम लिया गया और यहाँ पर मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी को बढ़ाने की भी बात की गई। तो इस स्टेटमेंट के दोनों पार्ट जो है वो सही है। अब यहाँ पर कहा गया है 2014, आपको ध्यान होगा इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2014 नहीं मित्रों, 2009 में ही किया गया था, है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसका उद्देश्य जो कहा गया है कि क्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में महिला मतदाताओं को जागरूक करना है। देखिए, इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं सहित सभी वर्गों को जागरूक करने का प्रयास किया जाना है, ना कि केवल ग्रामीण महिलाओं तक ही सीमित रखा गया है। इसीलिए इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसीलिए ये गलत हो जाएगा, नहीं तो कई बार ये स्टेटमेंट आपको सही लगेगा। तो इसमें एक ही सही है, केवल ए, है ना, केवल एक ए विकल्प के साथ चलेंगे। दूसरे पर चले, पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार के लिए 3 स्टार डालिए इसको। संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कहा गया है उपर्युक्त में से कितने राज्यों को योजना के तहत जो है वह चयनित किया गया है। फिर से बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो टेक्सटाइल को लेकर के चीजें आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, कितने राज्यों को योजना के तहत जो है चयनित किया गया है, ये बातें आपसे पूछा गया है। हम देखेंगे अभी। देखिए, पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के तहत भारत सरकार ने देश भर में 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क्स की स्थापना के लिए राज्यों का चयन किया है। इन 7 राज्यों का चयन जो है प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के आधार पर जो है किया गया है, अपने मन से नहीं किया गया है। तो चयनित राज्य कौन कौन से हैं देखना शुरू कर दीजिए। 7 राज्य ऐसे होंगे, 7 स्टेट होगा। एक तो हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के अलावा जो है एक नया स्टेट जो मतलब 2014 में बना था, देखिए वो इस जगह पे आ चुका है, वह तेलंगाना है। और टेक्सटाइल के मामले में गुजरात भी बेहतर करता रहा है, तो वह भी है। कर्नाटक भी इसके में आपको देखने को मिलेगा। अब महाराष्ट्र ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा ही प्रदर्शन बेहतर किया है। मध्य प्रदेश, एमपी भी इसमें आपको देखने को मिलेगा और सबसे अंत में जो है यूपी भी देखने को मिलेगा। तो ये 7 स्टेट जो है जिनका चयन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि भारत के जो वस्त्र उद्योग है उनको मजबूत बनाना, बड़े पैमाने पर उत्पादन को बेहतर करना, लॉजिस्टिक लागत को कैसे कम किया जा सकता है, निवेश आकर्षित कैसे किया जा सकता है और इन तमाम वजहों से क्या बढ़ाया जा सकता है बताएंगे? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये है। अब जरा मैच कीजिए, क्या तमिलनाडु इसमें है? बिल्कुल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना है बिल्कुल है। क्या आंध्र प्रदेश है? नहीं है। क्या केरल है? नहीं है। क्या मध्य प्रदेश है? तो ये दोनों नहीं है। यानी कि आपसे पूछा गया था कि कितने राज्य, कौन कौन से नहीं, कितने, और कितने में कितने हैं? 3 हमने देखा है। तो चलिए 3 राज्य किधर है? केवल 3। बी विकल्प के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, ये टॉपिक से प्रश्न आ सकता है। तीसरे पर चले। तीसरा क्या कहता है? वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, जीएसटी वाला जो इश्यूज था ना, उसी से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इंपॉर्टेंट यह भी रहेगा। इसकी स्थापना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत की गई थी। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? करदाता एवं प्रशासन के बीच उत्पन्न जीएसटी संबंध के जो विवाद है या अपील है उसका निपटारा किया जाए। अब निश्चित तौर पर समझते हैं। पहला दूसरा स्टेटमेंट पे पहले गौर कर लीजिए। उद्देश्य क्या होगा? करदाता जो टैक्स दे रहा है और प्रशासन, इसके बीच अगर विवाद होता है तो ट्रिब्यूनल का क्या काम होता है कि उस अपील का, विवाद का जल्दी से जल्दी निपटारा कर लिया जाए।
ट्रिब्यूनल तो इसीलिए, अधिकरण तो इसीलिए होता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये सही दिखेगा। दूसरी बात यहाँ जो कहा गया है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत किया गया था, निश्चित तौर पर यह जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के जो सेक्शन, अगर सेक्शन पूछ लिया जाए आपसे तो सेक्शन 109 इसके तहत यह व्यवस्था किया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट इस कंडीशन में आपको सही नजर आएगा। कौन से कथन सही है ये पूछा गया था हम लोगों से, और हम लोग बताने वाले हैं कि भैया 1 और 2 दोनों पूछा गया था, यानी कि सी विकल्प के साथ। कितने नहीं कहा गया, कितने कहा जाता तो केवल 2 विकल्प होता। देखिए प्रश्न पूछने का जो तरीका है उस पर बदल रहा है। आपसे कहा गया था कौन सा, तो यहां पर 1 और 2 होगा। नए पैटर्न आजकल जो विकल्प में पूछा जा रहा है पिछले 2-3 साल से, उसमें कितने डाला जा रहा है, फिर ये हो जाता। तो जानते हुए गलती नहीं करना है। इसको कमांड क्या दिया जा रहा है, इसको अच्छे से पढ़ते भी चलना है। माटी कार्बन पहल इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार डाल लीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, तो ये चर्चा में रहा है। माटी कार्बन पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहा जा रहा है कौन सा कथन जो है सही होने वाला है। अब 3 स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से तीनों स्टेटमेंट को एक एक करके हम लोग देखेंगे। क्या है, यह पहल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को स्थायी रूप से हटाने के लिए उन्नत रॉक वेदरिंग तकनीक का उपयोग करती है। चलिए देखेंगे। और यह पहल केवल ऐसे शब्द जहां हो उस पर हमें रुकना है। बार बार मैं बताया हूं, विकसित देशों में लागू की जा रही है। क्या ये केवल विकसित देशों में है, क्या ये विकासशील देशों में नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, छोटे किसानों की आय और फसल उत्पादकता को भी बढ़ाना। यानी कि किसान की आय है तो वो बढ़ेगा, और यहाँ पर फसल की उत्पादकता है तो उसमें भी वृद्धि देखी जाएगी। ये पूरी बातें यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर समझिए, ये जो माटी कार्बन पहल है, दरअसल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए उन्नत रॉक वेदरिंग तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। निश्चित तौर पर यह स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो आपको कहा गया है कि केवल, इसलिए कहता हूं ऐसे शब्दों पे रुका कीजिए। जैसे ये स्पीड ब्रेकर है, तेजी से पढ़ रहे हैं, आ गया केवल, पूर्णतः तुरंत रुकिए कि ये क्या कह रहा है। ये स्टेटमेंट ठीक से पढ़िए उस स्टेटमेंट को। यहां पर जो है, यह पहल केवल विकसित देशों की लागू की जाती है, नहीं, ध्यान दीजिए, विकसित देशों के लिए है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश जो है इसमें भी लागू किया गया है। दक्षिण एशिया के छोटे देश जो हैं वहां पर भी लागू है। छोटे किसान तथा उसके साथ जो साझेदारी करने वाले जो कार्यक्रम हैं उसमें भी ये लागू किया गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर विकसित देश केवल जो कहा गया है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके पहल को लेकर के चर्चा किया गया है कि क्या इसका पहल क्या रखा गया है। देखिए, क्या इस यहां पर कहा गया छोटे किसानों की आय और फसल उत्पादकता को बढ़ाना भी है। शब्द पे ध्यान दीजिए, बढ़ाना भी है। देखिए, यहां पर इस पहल का उद्देश्य केवल कार्बन हटाना नहीं है। ये जो चर्चा किया गया वो ठीक है, लेकिन कार्बन हटाने के साथ साथ छोटे किसानों की आय और फसल उत्पादकता को बढ़ाना भी है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी है जो है सही हो गया। तो 1 और 3 सही है, यानी कि हम बी विकल्प के साथ चलेंगे, दूसरा गलत है। ठीक है, 1 और 3 ओके, ठीक है। चलिए 5वें पर चले आप। राष्ट्रीय औद्योगिकी गलियारा विकास निगम इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार डालिए इसको। ठीक है, यानी कि NICDC को लेकर के चर्चा किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कहा गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत की गई थी। देखेंगे इसका वर्तमान नाम जो है INCDC लिमिटेड फरवरी 2020 में अपनाया गया। अच्छा, ध्यान दीजिए, अगर ये नाम है तो इसका मतलब कुछ और नाम पहले होगा, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, एक नोडल एजेंसी के तौर पर। आप समझ लीजिए कि क्या है। अब जरा राष्ट्रीय औद्योगिकी गलियारा विकास निगम के विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना जो है ना वह 2007 में होता है, ये फैक्ट सही है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है NICDC की स्थापना 2007 में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा यानी कि DMIC, ये टर्म ध्यान रखिएगा, हो सकता है यही पूछ लिया जाए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC परियोजना के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन SPV के रूप में किया गया था। प्रारंभ में इसका नाम जो है निश्चित तौर पर NICDC नहीं था, बल्कि क्या था, DMICDC यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, DMICDC। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि निश्चित तौर पर जो है यह स्टेटमेंट तो सही हो गया। वर्तमान नाम जो है ये बाद में अपनाया गया, जो 2020 फरवरी 2020 में था, तो ये फैक्ट भी सही है। और भारत सरकार के कहा गया है कि किस मंत्रालय के द्वारा,
तो जरा सोच के देखिए कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही कार्यरत है। संचालन किसके द्वारा? तो मुख्यतः औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग जो इस मिनिस्ट्री का है, यानी कि DPIIT, ठीक है, DPIIT द्वारा किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गया ना? हाँ, तीनों हो गया। कौन सा कथन सही है? तीनों स्टेटमेंट। डी के साथ चलिए, 1 2 3, तीनों ये स्टेटमेंट इसका सही है, ये इंपॉर्टेंट था। आगे एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है, मैं जवाब नहीं दूंगा। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? फिर से ध्यान रखिए, प्रश्न बहुत आसान है, फिर भी मैं जानता हूं कुछ लोग गलत कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पूछा गया है निर्वाचित, तो ध्यान रखना है, ये नहीं कहा गया कि वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं बहुत लोग गलत करके आएंगे? तो निर्वाचित का आपसे पूछा गया है, 4 विकल्प है, जो भी सही लगता हो क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में लिख करके फटाफट बताते जाना है। मैं देखता हूं कि रेगुलर आप लोग जो जवाब दे रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग जो है, अब तो 95% लोग जो है वो सही जवाब दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना? इसका मतलब आपकी तैयारी धारदार है। इसको और बेहतर करते रहिए। अब एग्जाम नजदीक है तो निश्चित तौर पर करंट अफेयर्स पर अब ज्यादा फोकस करना भी शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।